बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने की जितनी भी उम्मीदें थी वो तमाम की तमाम जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। नई हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। सवाल एक ही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ निगरान काबीना जो है वो 18 रुकनी है, उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया। इसमें टेक्नोक्रेट शामिल हैं, सहाफ़ी इसमें शामिल हैं, सनतकार इसमें शामिल हैं। सवाल ये कि काबीना का जो हजम है और इसकी जो काबिलियत है इनमें शामिल होने वाले लोगों की, इस तमाम मामलात के ऊपर बात होगी और प्रोग्राम मुकाबिल के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि किसी की नज़र इस्लामाबाद की ज़मीनों पर है तो कोई मारगला की पहाड़ियाँ काट कर बजरी और सीमेंट बनाने में मसरूफ़ है कि क्या CDA का वाहिद जो काम है वो प्लाटों की नीलामी रह गया या फिर इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ भी कहीं ना कहीं उनके काम के ज़ुमरे में आता है। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब कैबिनेट पे आएंगे, मगर इलेक्शन जिसकी बार बार बात हो रही थी कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है अब नहीं तब नहीं, अगले साल शायद ही होंगे। पहले मेरा ख्याल है काबीना को जरा पकड़ लें, क्योंकि काबीना का तो आपको इलेक्शन दूर जाने का कोई दुख नहीं, दुख बहुत ज्यादा है। उस पर हमें एक वकील साहब भी ज्वाइन करेंगे, चलिए फिर ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उनके होते हुए बात करें तो बाद में बेहतर है। अभी ये है कि काबीना का 2-3 दिन लग गए, तो उस वजह से चमगइयाँ होनी शुरू हो गई थी कि क्यों इतने दिन लग रहे हैं। मगर लास्ट मिनट तक जो काफ़ी सारे नाम चल रहे थे उनमें से काफ़ी सारे तो ठीक थे मगर कुछ गलत भी थे, तो इसीलिए मैं नाम लेने में बहुत रिलक्टेंट था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हफीज़ शेख कोई रोज़ तस्वीर चल रही थी, बाकर साहब की रोज़ तस्वीर चल रही थी, वो उनका कहीं अभी तक तो नामो निशान नहीं नज़र आ रहा और मुझे नहीं लगता वो अब आ सकते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन जो है ना फिल हो गई हैं। तो ये ओवरऑल इसको अगर देखें सारी लिस्ट को, तो जो पहला इसका इम्प्रेशन मिलता है ये एक टेक्नोक्रेट कैबिनेट है। ज़्यादातर लोग जो है ना टेक्नोक्रेट हैं, अपनी जो मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं अच्छी बात है कि वो अपने उन्हीं शोबों से मुंसलिक हैं। हाँ, इक्का दुक्का एतराज़ात हैं, ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लिए गए हैं उनके ऊपर एतराज़ हैं, मगर उससे ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से ये फिर साथ में जो खबर बाद में डिस्कस करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये जो कह दिया है कि 14 दिसंबर तक कलमाबंदियाँ होंगी, तो 90 दिन की तो गुजर गई। तो ये उस तरह की गवर्नमेंट है जो कि 180 दिन और उससे बियॉन्ड भी जा सकती है। सो इसके अंदर वो तमाम लवाजमत मौजूद है। इसको आप अच्छा समझ लें, बुरा समझ लें, मगर ये इसका एक खासा क्लियरली नज़र आता है। मैं बारी बारी चंद अफराद के मतलब मैं नाम लेके कर लेता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर निगरान जो हैं अनवारुल हक साहब, उन्होंने इंपॉर्टेंट तरीन जो वजारतें हैं वो उन्होंने अपने पास रखी हैं। कैबिनेट डिवीज़न उन्हीं के पास ज़्यादातर होती है, एस्टेब्लिश्ड डिवीज़न भी ज़्यादातर उनके पास होती है, फिर नेशनल सिक्योरिटी, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी उनके पास वैसे ही होती है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न भी होती है। एग्रीकल्चर उन्होंने अपने पास रखा है, ये एक बहुत अहम है कि एग्रीकल्चर शायद अभी क्योंकि ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है उसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा जोर है, तो शायद उस वजह से ज़्यादा रखी है। फूड सिक्योरिटी भी उससे रिलेटेड है। फिर हाउस एंड वर्क्स भी उन्होंने रखी है। फॉरेन अफेयर अक्सर प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखते हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ना जो है वो अब वहाँ नहीं, सच फॉरेन अफेयर्स अपने पास नहीं, सॉरी रोकी, वहाँ से लिस्ट शुरू हो जाती है। जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, नाम भी चल रहा था और माना ताना नाम है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पाकिस्तान के जो है भारत में वाहिद हाई कमिश्नर थे जिनको निकाला गया और अमेरिका में भी पोस्टेड रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। सो पाकिस्तान की सारी एक एक्सपीरियंस हैंड है, तो उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकते। एक समझदार आदमी है और बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी। मुर्जा सुलंगी के मतलब जो है ना, क्योंकि मुझे जब भी कोई सहाफ़ी जाता है सरकारी ओहदे पे, ये पहले भी रेडियो पाकिस्तान में गए थे और फिर वापस आ गए, तो अब ये दोबारा चलेंगे, मुझे एक अफसोस होता है, मगर ये क्योंकि हमारे दोस्त हैं बड़े पुराने, तो मैं शायद बायस्ड होऊंगा पॉजिटिवली, तो मैं इसलिए इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा। तो हमारी अच्छी उम्मीदें हैं कि शायद ये कुछ बेहतरी करें। सरफराज बुगटी साहब जो हैं, ये इंटीरियर की इनको वजारत दी गई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और नार्को भी, तो बलूचिस्तान में पहले ये इंटीरियर के वो कर चुके में हैं।
तो इस फील्ड को समझते हैं। मगर इनके बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इनकी वैसे परेशानी होगी। अक्सर मेंगल साहब के बहुत ज़्यादा इनसे मुखालफत है। उनका बयान जो लार्जली आ गया हुआ है कि ये इसके बाद पहले ही उन्हें अनवार काकड़ साहब से एतराज़ था, इनके बाद जो है ना मज़ीद उनके खदशात बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंगलों की दो ट्राइब्स की आपस में लड़ाई है। तो इनके अख्तर मेंगल के ग्रुप की जो है वो शफीक मेंगल जो है ग्रुप जो है उनके साथ मुखालफत है। शफीक मेंगल का ताल्लुक जो है सरफराज बुगटी साहब से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद पहले ही थे, अब मज़ीद इनके आने के बाद फ़िक्रमंद होंगे। इसी तरह ही क्योंकि सरफराज बुगटी जो हैं इनके वालिद ग़ुलाम कादिर मैसूरी जो है वो बुगटियों का सबसे बड़ा सब ट्राइब है, और वो इनके वालिद साहब जो हैं ग़ुलाम कादिर मैसूरी बुगटी वो उसके सरदार रहे हैं, और उनका नवाब अकबर ख़ान बुगटी से बहुत ज़्यादा मुखालफत सियासी और ट्राइबल रही। तो अभी क्योंकि उनके जाने के बाद शाहज़ेन बुगटी के लिए और उनके ख़ानदान के लिए एक बुरी खबर होगी, वो या वो परेशान होंगे। तो शाहज़ेन बुगटी समझ लें कि आउट हो गए हैं, ये इन हो गए हैं। तो ये इनका एक थोड़ा सा बलूचिस्तान का तनाजुर है। दूसरा जो डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन और एविएशन के जो वजीर लगाए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब हैं। रिटायर्ड। ये पहले से जो नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें भी थे, रूदा में भी थे। बहुत अच्छी रेपुटेशन है इनकी, वरना ये नया पाकिस्तान या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो होते हैं इसके ऊपर कोई ना कोई सवालात आ जाते हैं। हालांकि रूदा के मतलब बड़े हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। ठीक है। फील्ड को अपनी समझते हैं, फौज में भी इनकी बड़ी इज्जत है, असिस्टेंट जनरल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के। सो ये भी अच्छा टेक्नोक्रेट इन फील्ड उसी फील्ड में है जिस फील्ड को ये सारी उम्र समझते भी हैं और जानते भी हैं। उसके बाद जी लॉ एंड जस्टिस, नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट जो है, और क्लाइमेट चेंज एंड वाटर, उसके लिए अहमद इरफान असलम साहब हैं। ये भी माना ताना नान है अपनी फील्ड में। ये जो ख़ास तौर पे फॉरेन ट्रीटीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, रिकोडिक में, या जो आर्बिट्रेशन के इंटरनेशनल वो हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे हमारे मामलात हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। तो एक लॉ मिनिस्टर का, क्योंकि असम्बलियाँ तो है नहीं, वरना लॉ मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है वो होती है कि उसने हर चीज़ को वेट करना होता है, कानून साजी को वेट करना होता है, और पार्लियामेंट के अंदर जो हैं उसने लीगल अफेयर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। मगर क्योंकि यहाँ असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं तो लॉ मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो रोल होगा वो कानून साजी तो हो नहीं सकती, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है कि ये वाटर के इश्यूज़, जो रिकोडिक के इश्यूज़, ये इस तरह के और इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ये बड़ा बेहतर उसका एक्सपीरियंस्ड हैंड है। फिर एनर्जी एंड पावर, पेट्रोलियम के अंदर जो है ये मोहम्मद अली हैं जो है, ये इनका जो है भी ये भी एक्सपीरियंस हैंड हैं इन चीज़ों में। ये भी रिकॉर्डिंग वगैरह के मामलात को देखते रहे हैं। सो इन पे हम कोई ख़ास उस पर नज़र रखते हैं, मैं और आप, एनर्जी से रिलेटेड CNG। सो इन पे गौर करते रहेंगे क्या पॉलिसीज़ रहती हैं। तो फाइनेंस एंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं, और स्टेटिस्टिक्स भी और प्राइवेटाइजेशन भी, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से मज़ीद इख्तियारात दिए गए हुए हैं। शी इज़ एन ओल्ड हैंड, ये हमारी गवर्नर रही हुई हैं स्टेट बैंक की और एक्सपीरियंस्ड हैं। और एक बहुत बड़ा इशू क्योंकि ये आना है कि जब ये IMF की जो थर्ड ट्रांश है वो एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को देनी थी, अगर 3 महीने बाद नहीं आता तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि IMF का उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। क्या वो थर्ड ट्रांश रोक देंगे और ये जो मुआहिदा अभी टेम्परेरी हमारे साथ उन्होंने किया है वो उसको मनसूख कर देंगे या रीनेगोशिएट करेंगे। तो इनका मतलब ये तासुर है कि ये क्योंकि इंटरनेशनल इस तरह की डोनर एजेंसीज इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करती रही हैं तो शी माइट बी हेल्पफुल इन दैट। सो शमशाद अख्तर जो है एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं, अगेन टेक्नोक्रेट के उस क्राइटेरियन के ऊपर आती हैं। और बाकर साहब और हफीज़ साहब तो इसमें से आउट हो गए हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उमर सैफ हैं, ये भी टेक्नोक्रेट के उस क्राइटेरियन के ऊपर आते हैं। पहले भी ये आईटी का जो पंजाब के अंदर अदारा जो सबसे बड़ा है उसको रन करते रहे हैं। ये इनके ऊपर ये इल्ज़ामात के जी एक शक किया जा रहा है कि इसके अंदर 2-4 नाम हैं जो कि नून लीग से नहीं, नवाज शरीफ साहब से नहीं, शहबाज शरीफ से मुंसलिक रहे हुए हैं। ये उनकी गवर्नमेंट में ज़रूर आईटी को हेड करते रहे हैं, मगर ये बाद में इन्होंने बड़ी इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी इस बात पे, तो इन्होंने बल्कि इनको ऑफ़र भी हुई थी शहबाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट में, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। बहरहाल टेक्निकल आदमी अपना काम जानते हैं और उम्मीद है कि ये रिसेंटली जो जाते हुए जिस तरह के ये सेफ्टी के एक्ट के नाम पे और डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे जो बिल ला रहे थे कदगने, ये उस तरह के आइडियाज़ को बल्कि नफ़ी उनकी करेंगे और बेहतरी करेंगे जिससे कि आईटी का बिज़नेस बढ़े। तो ये भी टेक्निकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए समी सईद साहब हैं, ये 7th कॉमन्स के पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पॉलिटिकल उसके अंदर ये नहीं कैटेगरी में आते, तो ये भी पहले भी प्लानिंग में रहे हुए हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, सो ये भी टेक्नोक्रेट की उसमें आते हैं। जमाल शाह जो है वो वेल नोन आर्टिस्ट जो है, फिल्में भी, ड्रामे भी और पेंटिंग भी, और पहले भी मेरा ख्याल ये जो इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल है आर्ट्स की उसको भी ये हेड करते रहे हैं। सो ये भी मना ताना नाम है, इस उसके लिए वो फिट इन हो जाते हैं। जी जी। उसके बाद आ जाते हैं फेडरल एजुकेशन, नेशनल हार्मनी और यूथ अफेयर्स। इसके लिए मदद अली सिंधी साहब हैं जी। मदद अली सिंधी साहब जो हैं ये सिंध के बड़े नॉन पोइट राइटर हैं, और मुझे जो याद पड़ता है ये अवामी लीग मुजीबुर रहमान की जो थी, शेख मुजीबुर रहमान की, उसकी एक ज़माने में हैदराबाद के ऑर्गेनाइजर रहे हुए थे। अभी बाद की इनकी सियासी वाबस्तगी इतनी वेल नोन नहीं रही, मगर एजुकेशन के लिए एजुकेशनिस्ट हैं, सो फिट इन होते हैं उसी क्राइटेरियन में। नदीम जान जो हेल्थ के देखेंगे और रेगुलेशन एंड कंट्रोल, डॉक्टर नदीम जान डॉक्टर भी हैं। फिर ये यूएन, यूएसएड, वर्ल्ड बैंक, ईयू और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, एनजीओ जो हैं उनको रन करते रहे हैं, वाइडली एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। सो हमारे ये हेल्थ कंट्रोल के बड़े मामलात रहते हैं, मेरा ख्याल ये भी एक अच्छी एडिशन है। उसके बाद खलील जॉर्ज साहब हैं, ये ह्यूमन राइट्स के लिए जिस तरह का ये वाक़यात, गालिबन खलील खारिज नाम है इनका गालिबन। अच्छा, मुझे तो अंग्रेजी में जो मिला है जॉर्ज मिला है, मेरे पास जो है हमारे यहाँ वो जॉर्ज और खार्ज उर्दू और अंग्रेजी में अक्सर ये नाम खलील जॉर्ज साहब हैं। ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर्स और हज और इंटरफेथ पे नीक अहमद साहब हैं, ये टीवी पे प्रोग्राम करते रहे हैं मजहबी अमूर के ऊपर, तो ये स्कॉलर हैं, तो ये भी उस क्राइटेरियन में फिट इन होते हैं। फिर रेलवेज कम्युनिकेशन के अंदर जो हैं ये शाहिद तारड़ साहब हैं, शाहिद अशरफ तारड़। शाहिद अशरफ तारड़ ये एनएचए के पहले चेयरमैन रहे हुए हैं, अगेन ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, और कोई इतनी ज़्यादा इनकी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं रही हुई हैं वन पार्टी और अनदर, तो टेक्नोक्रेट है रहे हुए हैं, कम्युनिकेशंस को डील करते रहे हैं, गवर्नमेंट के रहते फेडरल सेक्रेटरी के तौर पे और एनएचए को हेड करते रहे हैं, तो इसलिए ये उनकी फील्ड है। उसके बाद आ जाते हैं जी एडवाइज़र्स लगाए हैं जी। एडवाइज़र्स जो एविएशन में हैं, तो एयर मार्शल ज़ाहिर एयरफोर्स हैं, फरहत हुसैन साहब, ये भी एयरफोर्स के हैं। उसके बाद आ जाते हैं वकार मसूद साहब, अगेन ये पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी के जो भी खराबियां हैं उसके अंदर, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर पिछले 30-40 साल से ये 70s से आए हुए हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में ब्यूरोक्रेसी की सबसे ज़्यादा 22वें ग्रेड में टेन्योर इनका है, वरना 2-4-5 साल से ज़्यादा नहीं किसको मिलता, इनको 20-25 साल शायद मिल गए थे। सही। और ये फाइनेंस में, पेट्रोलियम में, तो जो भी पाकिस्तान जिस हालत में पहुंचा है वो इन्हीं के दौर में पहुंचा है, मगर हर गवर्नमेंट में ही तकरीबन रहे हुए हैं,
तमाम ही गवर्नमेंट्स के अंदर सिर्फ PTI में एडवाइजरी रोल के अंदर थे, बाकी में ये फाइनेंस पेट्रोलियम रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ में रहे हुए हैं। मगर मेरा ख्याल है जो शमशाद अख्तर साहबा हैं वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको इनकी जितने रोल में एडवाइजरी के तौर पे ये रखेंगे उससे ज़्यादा इनका रोल नहीं होगा। अभी स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर क्विकली मैं कर लेता हूँ। मिशाल मलिक जो हैं ये यासिन मलिक की बीवी हैं, और जो ये मेरा ख्याल एक सिम्बॉलिकली भी इम्पॉर्टेंट था कि यासिन मलिक को उनको कोठरी में बंद किया हुआ है और पता नहीं उनकी खुदा न खास्ता सेहत भी ठीक नहीं रहती है और वो एक बहुत इंसानी हकूक़ का मसला है, तो ये सिम्बॉलिकली भी अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रही हैं। सो एक अच्छी एडिशन मैं कहूँगा। तो ओवरसीज़ के लिए जवाद सोहराब मलिक हैं, ये फ़ाद मलिक जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कत्ल हो गए थे, और मियाँ सुमरो मोहम्मद सुमरो साहब के ये भी भांजे हैं। अच्छा। तो ये मैं इनको ज़्यादा पर्सनली नहीं जानता। उसके बाद मैरीटाइम अफेयर्स के लिए अगेन नेवी से उन्होंने इफ्तिखार राव साहब वाइस एडमिरल को लिया है। टूरिज़म के लिए वसी शाह हैं, शायर हैं और आर्टिस्ट हैं और एंकरिंग भी करते रहे हैं। बहुत अच्छी जो खबर है, नाम है वो एजुकेशन और नेशनल हार्मनी अफेयर्स में इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता था और शुक्र इनको रिकगनाइज़ किया गया। मैं बड़ा इनका मद्दाह हूँ। सैयदा आरिफा ज़हरा बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, टीचर हैं और बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी इस उम्र में भी वो इतनी एक्टिव हैं। इनकी बड़ी बेताशा वायरल यूट्यूब के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं, बड़ी दानिश्वर हैं, इल्म की बात करती हैं और बड़ी ये मैं समझता हूँ अच्छी एडिशन है। सही है, ठीक है। चलिए अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, पाकिस्तान के अंदर जिस इलेक्शन का भरपूर तरीके से इंतजार था, फाइनली वो बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि आम इंतखाबात जो वक्त पर नहीं हो गए, सारी उम्मीदें तोड़ गई हैं। दम अपना एक छोटे से ब्रेक लेके वापस आएंगे। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, आइन के हवाले से उनके साथ हम बात रखेंगे सामने। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का हम आमिर साहब समझ रहे थे मौसम है, मगर वो मौसम बिना आए चला गया है। इस वक्त बैरिस्टर असद रहीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। कुछ बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब का। मैं थोड़ा सा ज़रा नोहा पढ़ लूँ कि ये हमने कैबिनेट में बड़ा ये तबसरा किया कि जी ये कैबिनेट जो है ओवरऑल इम्प्रेशन इसका ये है कि ये एक टेक्नोक्रेट कैबिनेट है, मगर ये जो फैसले हैं इलेक्शन होने के और ना होने के, मौखर होने के, ये अब कानूनी या आइनी होना चाहिए, मगर ऐसा नज़र नहीं आता कि कानूनी आइनी होगा। ये सियासी फैसला है कि ये बहस जो चलती रहती है, मगर आज उसके अंदर जो 90 दिन वाली बहस तो एज़ फार एज़ इलेक्शन कमीशन इज़ कंसर्न्ड उन्होंने ख़त्म कर दी है कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना हल्का बंदियों का 4 माह पर मुहित शेड्यूल जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये आम इंतखाब 90 दिन में नामुमकिन है और हल्का बंदी 14 दिसंबर को मुकम्मल होगी और मिनिमम 4 महीने तो आ गए। तो पहले ही पॉलिटिकल पार्टी के थे, राजा रियाज साहब कह गए थे कि जी 15 फरवरी को होंगे। कायरा साहब भी और पीपल्स पार्टी के लोग भी वो भी फरवरी की बातें कर रहे थे। और एक ये कहा जा रहा है कि रेड लाइन के मार्च में, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होते हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं होती तो आधी सेनेट खाली हो जाती है और क्योंकि जो सेनेट है वो फेडरेशन की जो है नुमाइंदगी करती है और उसके अंदर 4 सूबों का जो आपस में सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है उससे जुड़ी होती है, उससे एक फेडरेशन को भी झटका पड़ने का इम्कान होता है। तो वो एक रेड लाइन कही जा रही है, मगर कुछ भी नहीं अब कहा जा सकता कि ये 90 दिन की, 180 दिन की, 480 दिन की, ये नहीं क्या कहा जा सकता। ये एक सियासी फैसला होगा। पता नहीं कौन, कहाँ, किस तरह और किस तनाज़ुर में इसको करेगा, ये तो हालात ही बताएंगे। मैं असद से इसकी लीगल राय लूँगा बतौर बैरिस्टर। असद का मैं बताता चलूँ कि ये मैं इनकी राइटिंग्स का भी बड़ा मद्दाह हूँ, इनकी वकालत के अलावा। तो असद ये हमें तो जो 90 दिन का आगे मुकदमा चला वो 180 दिन भी, 200 दिन भी क्रॉस कर गया वा और सुप्रीम कोर्ट ने ये जान छुड़ा ली। ये कह के जी हमने फ़ैसला दे दिया है और इम्प्लीमेंटेशन करवाने का फ़ैसला जो है वो तारीख करेगी। तो अब ये दोबारा वो वाला इशू आ गया है।
तो हमारे तो दो इसके ऊपर जो हमें आप जैसे दोस्तों से सीखा है, एक तो ये कि 90 दिन का जो फैसला है अभी भी वो शायद प्रेसिडेंट का इख्तियार है शेड्यूल देने का। दूसरा ये कि ये ठीक है CCI वाला इशू हल्का बंदी का कर दिया है, मगर आइन की जो शिक है 90 दिन की वो मुकद्दम है या ये CCI का ये फैसला है? प्लीज़ इस पर ज़रा हमें एनलाइटन करें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और पिछले सेगमेंट में भी आपका जो तज्जिया था बहुत दिलचस्प लगा और दुरुस्त लगा। फिर वही वाली बात है कि आप किस मरले पे लकीर खींचना चाहेंगे। जो 90 दिन का असूल था वो आपके आइन का एक तरह से मरकज है, उसी पे आपका पार्लिमानी निज़ाम खड़ा है और उसी पे आपका जो जमहूरी निज़ाम है कि उसका एक साइकिल होता है जिसमें असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात आज़ादाना और मुंसफाना होते हैं, वो भी उस पे प्रेमिस है। अदालत उज़्मा ने जो अभी अपना 4 अप्रैल वाला फैसला, उसका आपने देखा होगा, उसमें अब डिटेल्ड रीजनिंग भी दे दी है। उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे तस्रीह किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है इंतखाबात कराना, उनका इख्तियार नहीं है। यानी अ डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड पावर। तो कहना का ये मतलब है कि जब 90 दिन का एक डायरेक्टिव दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद नहीं है कि वो ताखीर करे या वो ये हल्का बंदियों का जो वजह है वो सामने रखे। और वही वाली बात जो आपने की, आइन में भी अगर 90 दिन से भी हम आगे बढ़ें, आइन में भी जो इख्तियार है इंतखाबात का ऐलान करने का और तारीख देने का वफाकी सतह पे, वो सदर पाकिस्तान का है। इस हद तक सर कि हालांकि हमारा एक उस तरह तो एक पार्लिमानी और प्राइम मिनिस्टेरियल निज़ाम है, ये उन मैं थोड़ी सी मैं अपनी एजुकेशन और नाजरीन के लिए एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि आइन के अंदर अगर तो 60 दिन वाला टाइम पूरी करें तो फिर शायद इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, पर वो भी जाहिर है विद इन दी टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर अगर 90 दिन वाली जाती है तो फिर सदर का चला जाता है, ऐसा ही है? फिर मैं तो कहूँगा कि उस दोनों सिचुएशंस में सदर का एक प्रिंसिपल रोल होता है, और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल सिर्फ तब नुमाया किया जब आपने देखा कि सूबाई सतह पे गवर्नर ने पंजाब में हाथ खड़े कर दिए या गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में वो असेंबली की डिसोल्यूशन पे साइन ऑफ करने के बावजूद नई जो डेट थी उसको अनाउंस नहीं किया। उसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्कशन हो रही है उसमें एक अजीब तरह की एक अभाम एक पैदा हो गया जो कि नहीं पैदा होना चाहिए था। आज भी आइन में लिखा हुआ है कि ये सदर के कुछ उन लिमिटेड इख्तियारात में है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उसको इतना वसी करना मेरे ख्याल से मुनासबत से हटके होगा। आम तासुर दिया जा रहा है, खासतौर पे ये PDM की तरफ से कहा जाता रहा जब इन्होंने कानून पास कर दिया कि हमने अब इलेक्शन की डेट का अनाउंस करने का कानून बना दिया कि इलेक्शन कमीशन करेगा, तो उससे ये तस्वर किया जा रहा है कि शायद ये ओवरराइड करता है, मुकद्दम है आइन के ऊपर भी जो है ये अब जो है ना ये 90 दिन की जो शिक है उसके बाद ये कानून उससे ऊपर चला गया है। आमिर साहब, एक जगह आइन वाजे है कि जी सदर ऐलान करता है और आर्टिकल 224 के जरिए ये भी वाजे है कि इंतखाबात आपको हर हाल में 90 दिन में कराना है, और अगर पूरा पीरियड हो जाए तो 60 दिन में। इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि आइन के मातहत कानून है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल कानून साजी है, उसमें आप कोई ट्वीक कर दें या तरमीम ले आए, उसका मेरे ख्याल से सर ये मेरी अदना सी राय है, वो आइन के किसी आइन से ज्यादा उसको तरजीह नहीं मिल सकती, ज्यादा फौकियत नहीं मिल सकती। आइन की जो जगह है दैट इज पैरामाउंट। और अगर हम सुबह से शाम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो हमारे कानून साजों को भी ये समझना चाहिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम ला के हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं रखते। ये कायरा साहब अगले दिन हमारे प्रोग्राम में थे और बड़े बाजिद थे इस बात पे कि जी क्योंकि 2017 के अंदर ये डिसाइड हो गया था, आईनी तरमीम के अंदर भी मेंशन था कि अगला जो इलेक्शन होगा 18 के बाद वो नए हल्का बंदियों की रोशनी में होगा,
तो उनका ये आर्गुमेंट था कि ये अब आईनी रिक्वायरमेंट है कि नए हल्का बंदियों के तरफ करें और 90 दिन की शिक ये इसकी सानवी हैसियत है। देखिए जनाब, कायरा साहब हमारे क्योंकि एक मुंतखब नुमाइंदे हैं और क्योंकि एक पार्लिमानी निज़ाम है तो बिल्कुल उनकी जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए। मेरी बस ये एक जो मॉडेस्ट ओपिनियन है वो ये है, आप 2/3 अक्सरियत के जरिए आइन में तरमीम ले आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप बाइख्तियार भी कर सकते हैं। 90 दिन की डेडलाइन से आप निकल भी सकते हैं, अब 60 दिन की भी डेडलाइन से भी आप निकल सकते हैं, लेकिन आप फिर सब एकदम से उभर के सामने आए, आइन में तरमीम लाएं। हम पिछले 2-4 माह से ये एक तसलसल है आमिर साहब, पहले आपने कहा कि माली वसाइल नहीं है, फिर उसके बाद आपने कहा कि जी हंगामी किस्म की एक सूरत हाल है। कच्चे के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि डाकू बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तो इसलिए फोर्सेस की कमी है। जी, फिर आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और अब आखिरकार आप कह रहे हैं कि हमें हल्का बंदियों की जरूरत है। इन तमाम सिचुएशंस में आमिर साहब आर्टिकल 224 का आज तक कोई वाज़े तौर पे कोई दफा नहीं कर सकता कि हम इस शिक पे इनहराफ क्यों कर रहे हैं। बीच में तो ये भी कहा कि सूबाई सतह और वफाकी सतह पे एक ही वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, जबकि ये फेडरेशन है और आइन में सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं फिर से बेतहाशा ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि जो हमें वजूहात बताए गए हैं वो उस हद तक तसल्ली बख्श नहीं है कि आप 90 दिन की डेडलाइन से इनहराफ करें। और उम्मीद ये करनी चाहिए क्योंकि ये एक अबूरी हुकूमत आज उसको अब फॉर्म कर दिया गया है कि उनका भी ये वाहिद मकसद होना चाहिए कि इंतखाबात अपने टाइम से करें। ये कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि आप तो बतौर वकील बिल्कुल जाहिर है, अगर मैं पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि जी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये इसको आमिर साहब अगर आप इजाजत दें, मेरी कुछ ना कुछ हमदर्दी है सुप्रीम कोर्ट के साथ। दुनिया भर में कोई ऐसी अदालत उज़्मा नहीं है जो कि रिलाय नहीं करती रियासत पे कि उनके ऑर्डर्स पर अमल दरामद किया जाए। वही जो एक्सप्रेशन है कि नाइदर स्वॉर्ड नॉर पर्स, यानी अदलिया के पास ना तो फौज होती है और ना तो कोई खास खजाना या माली वसाइल। रियासत पे ये बहुत एक गहरी और भारी जिम्मेदारी है कि आपको उनके फैसलों पर अमल दरामद करना है। लेकिन जब से रियासत ने मुड़ के कहा कि 90 दिन की डेडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो अफसोस से कहना होता है कि आज हम अब ये एक सवालिया निशान उठ गया है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, सदर के हवाले से, अबूरी हुकूमत के हवाले से। वो इसलिए है क्योंकि जब आप एक आइन के सफ़े से उसको इम्प्लीमेंट करने से हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर बाकी तमाम जो प्रोविजंस हैं उन पे भी इसी तरह का फिर एक सवालिया निशान उठ जाता है। और हमें मेरे ख्याल से अब अपनी जो लाहे अमल है उसको तय कर लेना चाहिए, दुरुस्त कर लेना चाहिए। मगर असद जो हमें एतजाज साहब ने, खोसा साहब ने बड़ी उम्मीदें दिलाई कि ये कार्नेलियस बन गए हैं, तो वो बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ कि वो आइडली क्या होना चाहिए। पर जो रियासत के 2 पिलर्स जब तीसरे पिलर यानी कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के आगे डिफाइंड हो जाएं तो जो ऑप्शंस अवेलेबल होती है कि कम से कम उसको पाया तकमील तक तो पहुंचाया जाता है ना। उनको बुला के जो उम्मीद की जा रही थी कि जी वो कल प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे और पूछेंगे कि जनाब क्या है, तो बिल्कुल उनके पास पुलिस या फौज नहीं होती, मगर ऑर्डर करने का तो इख्तियार होता है ना। वो ऑर्डर नहीं हुआ था, वो तर्रा आया था अदालत की तरफ से कि प्लीज़ खुदा के लिए हमें ये दे दें। आप अब ये उम्मीद रखते हैं कि कोई ज़रा जाते हुए चीफ जस्टिस साहब ज़रा स्टर्नली जो इख्तियारात उनके पास हैं आईनी तौर पे उसको एक्सरसाइज करके जाएंगे? मैं जी अभी भी ये उम्मीद करता हूँ और आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जिस दिन आप दिन 91 पे पहुंच गए थे तो आप तौहीन के दायरे में दाखिल हो गए थे और बगैर किसी शक के कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज होना चाहिए था। साथ में मैं बस ये कहता जाऊंगा कि माजी में आपने देखा वो अदालत उज़्मा की जानिब से फैसले जो इस तरह के आईनी वायलेशन के लिए पहले से ही गुंजाइश पैदा करते थे और वो पिछले दहाइयों में आमिर साहब आप तो उसके आई विटनेस हैं, उनकी किस तरह की लॉजिक थी वो आपके सामने है। लेकिन ये फैसला फिर भी वाज़ेह था, आइन के मुताबिक था और मैं उस वजह से कहूँगा कि ये एक अच्छा कदम था
लेकिन क्योंकि अब उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल उसके साथ जुड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद, आपने हमें टाइम दिया। मैं क्विकली दो एक कमेंट जरूर करना चाहूँगा कि ये रास्ता तो जो है, जब आपने 200 दिन भी गुजार दिए केपी और पंजाब की इलेक्शन ना करवाने में, तो आपने जवाब तो सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब ये एक आयरॉनिक है और एक अलमिया है कि तशवीश जो पीडीएम की जमातों की से जब आ रही है कि रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। पहले उन्होंने जब 200 दिन से भी आगे चले गए थे वो नहीं हुआ, और अब वो कह रहे हैं जी हमारी रेड लाइन है 15 फरवरी, ये मार्च से पहले ये इलेक्शन करवाने चाहें तो फिर क्या सर पीट लेना चाहिए और क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। इसके साथ ही अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।